हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें आप जो है मेनी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, जैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर affecting rate of reaction like concentration, temperature, catalyst, mechanism of reaction, order and molecularity of reaction, integrated rate equation and half-life, concept of collision theory, activation energy, Arrhenius equation, and numerical related टॉपिक। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द कंसंट्रेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, सो ऑन। mechanism of reaction by through reaction proceed, order and molecularity of reactions, integrated rate equation and half-life for zero order and first order reactions, concept of collision theory, activation energy and Arrhenius equation, and numerical related to each topic। प्रत्येक टॉपिक से जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ROR। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सभी रिएक्शन के कैलकुलेट कर सकते हैं तो नहीं, सभी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर जो केमिकल रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि किस कैटेगरी के रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये जो है फर्स्ट कैटेगरी है रिएक्शन की, वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकेंड जो है वेरी
स्लो रिएक्शन, और थर्ड कैटेगरी है मॉडरेट रिएक्शन, रेट रिएक्शन। तो ये 3 कैटेगरी के रिएक्शंस हैं। तो किस कैटेगरी के रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वेरी फास्ट रिएक्शंस जो है कुछ ही समय में, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, यानी माइक्रो सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो है वेरी फास्ट रिएक्शंस हुए। इस कैटेगरी में जो है आपके आयनिक रिएक्शंस आते हैं। आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो रिएक्ट करता है, तो सिल्वर क्लोराइड का LOPPT प्लस सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन प्राप्त होता है। तो यह रिएक्शन जो है आयनिक रिएक्शन, क्योंकि आयन के इंटरेक्शन से होते हैं, और आयन का इंटरेक्शन जो होता है वेरी फास्ट होता है। यानी यह जो है आपका 10 to the power -12 to 10 to the power -16 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो यह बहुत कम समय लिया। तो इस टाइप के रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन ROR कैलकुलेट यानी डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वेरी स्लो रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन जो है सम डेज, सम मंथ एंड सम ईयर्स में कंप्लीट होते हैं। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, curding of milk। इस टाइप्स के जो रिएक्शंस हैं आपके जो है ज्यादा समय लेते हैं। तो इन टाइप के रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यह प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है। यानी रेट ऑफ सच रिएक्शन नॉट प्रैक्टिकली यूजफुल। यानी इस टाइप के रिएक्शन का जो रेट है प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है, क्योंकि यह बहुत स्लो होते हैं। नेक्स्ट मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस हैव मॉडरेट स्पीड। इस टाइप के, इस कैटेगरी के रिएक्शन के अंदर जो स्पीड जो होती है नहीं फास्ट होती है नहीं स्लो होती है, यानी मीडियम कैटेगरी के जो है इनकी स्पीड होती है। तो इसमें जो आपके आते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के सेंस में आप देख सकते हैं N2 प्लस 3H2 चेंज टू 2NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सुटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यह रिएक्शंस होते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके जो है अमोनिया का फॉर्मेशंस होते हैं। तो ये जो है इनके अंदर जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन अवेलेबल होते हैं, जिनसे इनमें जो है कुछ समय लगता है। और इस टाइप के रिएक्शंस का जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इस कैटेगरी के रिएक्शंस का ही इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा कि
मॉडरेट रिएक्शंस का ही हम रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे। वेरी स्लो रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं करेंगे, या तो वेरी फास्ट रिएक्शंस का जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है कि यह बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है चेंज इन concentration of any one of reactant or product with respect to time। यानी जो है समय के रेस्पेक्ट में किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का चेंजिंग या किसी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का चेंजिंग ही रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। यानी आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, एकांक समय में किसी रिएक्टेंट का जितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस स्पीड से कन्वर्ट होता है वही रेट होता है। या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितनी स्पीड से इंक्रीज होता है वही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो कंसीडर जनरल reaction R change to P, 1 mole of reactant change to 1 mole of product। तो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले पॉइंट्स को माइंड में रख लेना चाहिए। पहला जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। यानी रेट ऑफ रिएक्शंस को जो है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के चेंजिंग रेट से डिफाइन कर सकते हैं या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के चेंजिंग रेट से डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। थर्ड थिंग्स ये जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन या तो प्रोडक्ट के टर्म में हो या तो रिएक्टेंट के टर्म में हो, दोनों ही क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इफ R1 and P1 are the concentration of reactant and product at टाइम t1, यानी एट टाइम t1 पर जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है R1 है और P1। अगर इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो एट
टाइम T2 concentration of reactant and product are R2 and P2। यानी कुछ समय रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन R2 एंड P2 है। यह फाइनल कंसंट्रेशन है, यह क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। T1 टाइम पर जो है R1 एंड P1 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का। T2 टाइम पर जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है R2 एंड P2 है। तो आइए रेट ऑफ रिएक्शन जो है मे बी एक्सप्रेस इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। रेट ऑफ चेंज of reactant concentration। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के चेंजिंग रेट से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपका जो होगा इक्वल डेल आर का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। It may be explained as R2 का कंसंट्रेशन माइनस R1 का कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T। देखिए R2 जो है आपका फाइनल कंसंट्रेशन जो कि बहुत कम होगा। R1 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल है जो कि ज्यादा होगा। यानी आपका जो है R2 माइनस R1 जो क्या आएगा, वैल्यू निगेटिव साइन में आएगी क्योंकि ये कम वैल्यू को अधिक वैल्यू से माइनस किया जा रहा है। तो इसके जो सिंबल्स आपके यहाँ पे है T2 माइनस T1। T2 जो है अधिक टाइम है और T1 जो है इनिशियल टाइम है। तो इसकी वैल्यू जो है चेंजिंग जो है पॉजिटिव साइन है। यानी यह जो वैल्यू होगी चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है निगेटिव वैल्यू होगी। सेकेंड थिंग्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। यानी रेट ऑफ रिएक्शंस को भी जो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के चेंजिंग रेट को भी हम रेट ऑफ रिएक्शंस कह सकते हैं। यानी जितनी तेजी से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वही क्या होगा, रिएक्शन का रेट होगा। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा वही क्या होगा, स्पीड होगा। यानी आपका ये इक्वल हो जाएगा डेल पी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। इट मे बी एक्सप्लेन एंड P2 का कंसंट्रेशन माइनस P1 का कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन T2 माइनस T1। P2 जो है आपका फाइनल कंसंट्रेशन है जो कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है जो एक्सेस होगा। P1 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है
जो कि मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और T2 माइनस T1 जो सेम थिंग्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की जो रेशियो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पॉजिटिव वैल्यू का है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है निगेटिव वैल्यू की है। तो आइए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ऑफ रिएक्शन इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, यानी आपका ये रिएक्शंस है R चेंज टू P। यही रिएक्शंस है कि 1 मोल रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट जो है 1 मोल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे नोट करेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इन टर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है डेल R का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम इसको जो है प्रोडक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो डेल P का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T होता है। बट प्रोडक्ट के टर्म में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है पॉजिटिव वैल्यू का होता है, और रिएक्टेंट के टर्म में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शंस होता है वो निगेटिव वैल्यू का होता है। बट आपको मैंने बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं वो निगेटिव नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम रेट डेल R का कंसंट्रेशन जो है निगेटिव वैल्यू का है, तो उसमें हम एक एडिशनल वैल्यू माइनस ऐड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के टर्म में क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और प्रोडक्ट के टर्म में भी पॉजिटिव हो गया। और सेकेंड यानी थर्ड पॉइंट्स मैंने बताया था कि चाहे वो रिएक्टेंट्स के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखें या प्रोडक्ट के टर्म में रिएक्शन लिखें, बोथ आर इक्वल, या दोनों क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। तो इस तरह से जो है किसी भी रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन नोट कर सकते हैं। आइए एक जनरल रिएक्शन और देख लेते हैं। A प्लस बी रिएक्ट टू C प्लस D। A और B जो है 1 मोल A 1 मोल B रिएक्ट करके जो है 1 मोल C एंड 1 मोल D बनाते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे राइट कर सकते हैं? तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल ROR इक्वल ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट A के कंसंट्रेशन, यानी A के कंसंट्रेशन जितनी स्पीड से घटेगा, या B का कंसंट्रेशन जितनी स्पीड से घटेगा वही क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी C का कंसंट्रेशन जितनी स्पीड से बढ़ेगा, D का कंसंट्रेशन जितनी स्पीड से इंक्रीज करेगा वही रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। यानी अगर हम रिएक्टेंट A के टर्म में लिखते हैं, यानी A का 1 मोल B के 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो आपका जो है C का 1 मोल फॉर्म होता है और D का 1 मोल फॉर्म होता है। तो इस सिचुएशन में जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? डेल A का कंसंट्रेशन अपॉन डेल T,
यह जो वैल्यू क्या होगी, जो रिएक्टेंट के टर्म में जो वैल्यू होती है चेंजिंग, वो माइनस आती है, निगेटिव वैल्यू आती है। बट रेट ऑफ रिएक्शन जो पॉजिटिव होता है तो उसमें हम एक एडिशनल साइन माइनस ऐड कर देते हैं, तो आपका जो है वो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट, रिएक्टेंट बी के टर्म में भी आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डेल बी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। अब ये भी एक रिएक्टेंट्स है तो इसकी भी वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो उसमें हम जो है एक एडिशनल साइन माइनस ऐड कर देंगे, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। एंड अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे, सी के टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो डेल सी के कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी होता है। अगर हम रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट डी के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन नोट करना चाहेंगे तो डेल डी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी होता है। ये जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो से आपने ऊपर देखा, तो ये जो है पॉजिटिव साइंस के होंगे। प्रोडक्ट के टर्म में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शंस होता है वो पॉजिटिव होता है, और रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ चेंज जो होता है वो निगेटिव होता है। बट इसको हम एडिशनल साइन लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे कि यह वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसी भी रिएक्शन का हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात जो है, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म में नोट करें या प्रोडक्ट के टर्म में, बोथ आर इक्वल, यानी ये जो सब क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, इक्वल टू ईच अदर। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 1 मोल ए डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर 1 मोल सी बन रहा है, तो जितनी स्पीड से ए घट रहा है उतनी स्पीड से सी बन रहा है। तो इस तरह से चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म में नोट करें या प्रोडक्ट के टर्म में नोट करें, ऑल टर्म आर इक्वल। कोफिशिएंट वाले रिएक्शन को का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे नोट करते हैं, जैसे एग्जांपल्स N2 प्लस 3H2 react to form 2NH3। यहाँ पर जो है अमोनिया का फॉर्मेशन जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, बट हमें यहाँ पर जो है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की स्पीड देखना चाहते हैं कि किस इस तरह से जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे नोट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, यह 1 मोल्स है तो यह क्या है, 3 मोल्स है, 3 गुना है, तो जो रेट्स होगा वो क्या होगा, 1/3 करना होगा। यानी आप नाइट्रोजन के टर्म में लिखेंगे तो माइनस डेल N2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। माइनस साइन जो है यह रिएक्टेंट टर्म है, इसलिए यहाँ पर एडिशनल साइन माइनस ऐड कर दिया गया, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट, अगर हाइड्रोजन्स के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो डेल H2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। बट यहां पर आपको एक देखना है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो है 1 मोल है तो ये 3 मोल्स है, 3 टाइम्स है,
तो इसको क्या करना होगा, 1/3 करना होगा, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा। ये भी 1 मोल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, यानी ये 1/3। अब ये वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्टेंट्स है। नेक्स्ट, अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल टी, चेंज इन टाइम। ये प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट का टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है। रिएक्टेंट के टर्म में या प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो सभी रेट ऑफ रिएक्शंस, जो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। बट यहां पर आप याद देखिए कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो आपका 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यानी ये 2 टाइम्स डबल है। तो इसको क्या करना होगा, 1/2, यानी इसको आपको 1/2 कर देंगे तो 1 मोल के कंसंट्रेशन मिल जाएगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन कंसंट्रेशन। यानी नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन का चेंजिंग, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट है इसके कंसंट्रेशन का चेंजिंग, अमोनिया के कंसंट्रेशन का चेंजिंग को ही हम रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। तो इस तरह से जो है कोफिशिएंट वाले रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए। जो मैंने ये ब्रैकेट यूज किया, इसकी मीनिंग क्या है, यानी नोट कर सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यह जो है रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट, मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर। अब इसमें एक जो वैल्यू हम निगेटिव साइन यूज किए हैं, वो निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन concentration of reactant with respect to time। निगेटिव जो साइन है वो कंसंट्रेशन के डिक्रीज को बता रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव साइन का, ये इसका मीनिंग नहीं है। ये जो वैल्यू बता रहा है वो क्या बता रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें जो पॉजिटिव साइन जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि इंक्रीज of concentration of product with respect to time। पॉजिटिव जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।